हेलो फ्रेंड्स, टुडे करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, बांग्लादेश में अभी इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं और वहाँ की जो ओपोजिशन पार्टी है ना, उन्होंने बांग्लादेश की जो इलेक्शन हुए थे ना उसका बायकॉट किया था। इसी वजह से शेख हसीना है जो जिनकी पहले भी सरकार थी, तो शेख हसीना जी की एक बार फिर से सरकार बन गई है। वो इस बार चुनाव जीत चुकी है। वो इसके साथ ही लगातार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बनती जा रही है और जैसी प्रधानमंत्री जैसी बनी, इनकी पार्टी की जीत हुई। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने इनको बधाई दी और शेख हसीना जी ने भी कहा कि भारत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही सच्चे मित्र हैं, दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। भारत हमारे लिए हमेशा ही हमारे क्लोज रहेगा। इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शेख हसीना जी की जो सरकार है ना, वो हमेशा से ही भारत के मुद्दों को एड्रेस करती है, भारत के हित में फैसले लेती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बिल्किस बानो केस से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? देखो, 2002 में आपको सबको पता होगा, गोधरा में बहुत ही बड़े लेवल पर राइट्स हुए थे जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों की जानें गई थी। और उसी दौरान बिल्किस बानो जी है, उनके साथ में रेप हुआ था और उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था। उनकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी गई थी। इसी में कुछ लोग इन्वॉल्व थे, उनको सज़ा सुना दी गई। इसमें 11 लोग इन्वॉल्व थे, उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी कोर्ट के द्वारा। बट क्या हुआ था, लास्ट ईयर गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इनकी जो सज़ा सुनाई गई थी ना आजीवन कारावास की, इनको माफ़ कर दिया गया क्योंकि इनके बिहेवियर को देखते हुए। तो काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया कि इस प्रकार से कैसे हुआ, बिकॉज कि गवर्नमेंट के पास में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि जिसने अगर रेप का क्राइम किया है, किसी ने रेप किया है, तो उनको माफ़ नहीं किया जा सकता, उनकी सज़ा को कम नहीं किया जा सकता है। तो गुजरात गवर्नमेंट ऐसा कैसे कर सकती है? साथ ही साथ में अगर कोई एक साथ अधिक हत्याएं कर लेते हैं तो उनकी सज़ा को भी माफ़ नहीं किया जा सकता है। तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया गया है ये इलीगल है और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात गवर्नमेंट के पास में ये राइट नहीं है, ये पावर नहीं है कि वो इस प्रकार का फैसला ले। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार का लिया फैसला ये इलीगल है और जिनको माफ़ कर दिया गया था उनको पुनः सजा दी गई और उनको पुनः अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये पूरा बिल्किस बानो केस से संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जन औषधि केंद्र के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि जन औषधि केंद्र है ना, वो बहुत बड़ी तादाद में खुल रहे हैं और जन औषधि केंद्र के खुलने से फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, उनको लॉस हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखो, पहले एक बार जान लेते हैं कि जन औषधि केंद्र क्या होते हैं और ये जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है और ब्रांडेड जो मेडिसिन ये क्या होती है। तो देखो, जन औषधि केंद्र है, यहाँ पर मिलती है जेनेरिक मेडिसिन मिलती है और जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो बनाती है ब्रांडेड मेडिसिन। इनमें फ़र्क ये है कि जेनेरिक मेडिसिन है इनका और ब्रांडेड मेडिसिन इनका, देखो कंपोजिशन तो सेम ही होता है। जो पहली ब्रांडेड मेडिसिन होती है उनका कुछ टाइम तक पेटेंट होता है, कुछ टाइम तक उस दवाई को कोई और बना नहीं सकता है। जब उनका पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो इसी मेडिसिन को जेनेरिक मेडिसिन के द्वारा, यानी छोटी जो फर्म होती है वो इनको बना लेती है। इनमें फ़र्क की बात करें तो ये जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है ना, ये काफ़ी महंगी होती है, बिकॉज कि इनमें देखो मार्केटिंग का खर्चा आता है, बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए जाते हैं, ठीक है। इन पर टैक्स भी ज़्यादा लगता है, तो इनमें रिसर्च और डेवलपमेंट में भी खर्चा होता है। इसी वजह से ये बहुत महंगी होती है। और जहाँ बात करते हैं जेनेरिक मेडिसिन की, तो ये सस्ती होती है क्योंकि इनमें मार्केटिंग तो होती नहीं है। लोकल लेवल पर इनको बेचा जाता तो मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। पेटेंट का खर्चा नहीं होता है क्योंकि पेटेंट ये लगाते ही नहीं है, पेटेंट उनका ख़त्म होता तब जाके इसको बनाया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करते ही नहीं है क्योंकि रिसर्च तो ब्रांडेड वाले करते हैं, इनको तो डायरेक्ट बाद में बनाना है, तो इसलिए ये सस्ती होती है। ये फ़र्क होता है। बाकी कंपोजिशन सेम होता है, इनका जो फ़ायदा मिलता है वो भी सेम ही होता है, बट एक बड़े ब्रांड के द्वारा बनाई जाती है और एक नॉर्मल किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। तो ये फ़र्क है दोनों में। अब जन औषधि केंद्र की बात करें तो यहाँ पर जेनेरिक ड्रग्स है वो सेल किए जाते हैं। जेनेरिक ड्रग्स के बारे में हमने बात कर ली, कंपोजिशन सेम होता है बट ये सस्ते होते हैं। और ये जो है ना, वो ब्रांडेड ड्रग्स उनसे 50 to 60% सस्ते होते हैं। ब्रांडेड ड्रग्स काफ़ी महंगे होते हैं, तो ये पॉपुलर ब्रांडेड ड्रग्स से 50 to 60% सस्ते होते हैं। अब जो जन औषधि केंद्र है ना, ये कौन सी स्कीम के तहत आते हैं, इनको कौन सी स्कीम के तहत स्थापित किया गया है? तो जन औषधि केंद्र को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र परियोजना एक स्कीम है, PMBJP
बीजेपी के नाम से आप याद रख सकते हो। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, उसकी तहत इन्हें स्थापित किया जाता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र को स्थापित किया जाता है। ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है ना, ये आती मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। ये फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आ रही, देखना ध्यान रखना, ये फार्मास्यूटिकल कम मिनिस्ट्री उनके अंतर्गत नहीं आती है, ये आती है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और इसको लागू कौन करता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको, इस स्कीम को, तो फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया है, वो इसे लागू करता है। फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा इसे लागू किया जाता है। कौन सी स्कीम के अंतर्गत जन औषधि केंद्र आते हैं, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आता है। पीएमबीजेपी के अंतर्गत कौन सी मिनिस्ट्री लागू करती है, तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो मिनिस्ट्री है वो लागू करती है, मतलब इसके अंतर्गत आती है और इसे लागू करता है फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा इसे लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेनिफिट क्या है इसके, बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा, इसके सोशल बेनिफिट भी है। सोशल बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो विमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनके द्वारा ज़्यादातर जन औषधि केंद्र चलाए जाते हैं। ज़्यादातर जो जन औषधि केंद्र है वो विमेन एंटरप्रेन्योर द्वारा चलाए जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए कोस्ट कम, बहुत ही कोस्ट कम होती है, इसलिए जो पुअर सेक्शन है ना उनकी ज़्यादा हेल्प होती है। बिकॉज कि गरीब लोग हैं वो ज़्यादा महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनकी ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये इसकी बेनिफिट है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो साउथ इंडिया में इसका ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इंडिया में अगर राज्य वाइज बात करें, स्टेट वाइज बात करें तो यूपी में इसका सर्वाधिक केंद्र है, ठीक है, ये हो गया। और पूरे रीजन वाइज बात करें तो सदर्न इंडिया में इसका ज़्यादातर केंद्र देखने को मिलते हैं। ड्रग्स की कौन कौन से ड्रग्स इसमें, डायबिटीज़ से संबंधित ड्रग्स है, हाइपरटेंशन से संबंधित ड्रग्स है, और भी कई सारे ड्रग्स यहाँ पर मिलते हैं। पेटेंट खत्म होने के बाद में इसे बनाया जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल था जन औषधि केंद्र के बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ओडिशा के 7 प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिला है। हमने कल परसों भी देखा था कि उड़ीसा की जो आंट चटनी है, जिसको काई चटनी भी कहा जाता है, जिसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद में ओडिशा के 7 और प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला है। तो एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले तो आपने देखा होगा आंट चटनी, यानी काई आंट चटनी, ये ओडिशा की है जो चींटियों से बनाई जाती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, इससे जीआई टैग मिला है। उसके बारे में बात करें कापद गंदा सोवल। कापद गंदा सॉल एक उड़ीसा की सॉल है। ये क्या है, कापद गंदा एक सॉल है, ये देखो ऐसी सॉल होती है कापद गंदा सॉल, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये उड़ीसा की डोंगरिया ट्राइब है उनके द्वारा बनाई जाती है। कापद गंदा सॉल क्या है, वो कहाँ की है, कापद गंदा सॉल है उड़ीसा की है, जिससे अभी जीआई टैग मिला है। इसे डोंगरिया ट्राइब द्वारा बनाया जाता है। तो आप याद रखना आंट चटनी, ये नाम याद रखना बस, इनको जीआई टैग मिला है। और कापद गंदा सॉल ये उड़ीसा की है, ऐसे नाम आ गया। कापद गंदा क्या है, एक सॉल है। क्या इसे जीआई टैग मिला है, जी हाँ इसे जीआई टैग मिला है। कहाँ की है, ये उड़ीसा की है। किसके द्वारा बनाई जाती है, उड़ीसा की एक डोंगरिया ट्राइब है उसके द्वारा बनाई जाती है कापद गंदा सॉल, ठीक है। उसके बाद में है लाजिया सोरा पेंटिंग। अब लाजिया सोरा पेंटिंग है, ये कहाँ की है, ओडिशा की है। सबसे पहले लाजिया सोरा पेंटिंग कहाँ की है, ओडिशा की है। इसे जीआई टैग मिला है, जी हाँ इसे अभी जीआई टैग मिला है। लाजिया सोरा पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिला है। किसके द्वारा बनाई जाती है, तो लाजिया एक कम्युनिटी है उड़ीसा की, उनके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। लाजिया सोरा पेंटिंग किनके द्वारा बनाई जाती है, तो उड़ीसा की लाजिया कम्युनिटी उनके द्वारा बनाई जाती है। घर के बाहर दीवारें होती हैं उन पर ये पेंटिंग बनाई जाती है। तो लाजिया सोरा पेंटिंग उड़ीसा की है, लाजिया कम्युनिटी द्वारा बनाई जाती है, जिसे अभी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है कोरापुट काला जीरा राइस। कोरापुट, ये देखो ऐसे दाने होते हैं, जीरे के जैसे भी है और चावलों जैसे भी है। तो कोरापुट काला जीरा राइस ये उड़ीसा का है और इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। तो किस किस को मिला है, पहले तो आंट चटनी उसको मिला है, फिर कापद गंदा सॉल को मिला है, फिर लाजिया सोरा पेंटिंग को मिला है, फिर कोरापुट्टा काला जीरा राइस इसको मिला है। फिर नेक्स्ट है नेहागढ़ ब्रिंजल, नेहागढ़ ब्रिंजल है, इसको भी मिला है। ये भी कहाँ की है, उड़ीसा की, नेहागढ़ ब्रिंजल, इसको भी मिला है। फिर है खजूरी गुड़ा, खजूरी मतलब खजूर, गुड़ा मतलब गुड़ से आकर्षित। तो ये एक प्रकार का स्वीट्स है, उड़ीसा का है, मिठाई, एक प्रकार की मिठाई में इसका यूज किया जाता है। तो खजूरी गुड़ा, इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है धन केनाल मागजी। धन केनाल मागजी क्या है, भैंस के दूध से बनाई गई एक मिठाई है, इसको भी जीआई टैग मिला। धन केनाल मागजी किस किस को मिला, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। एक है काई चटनी, आंट चटनी, इसको मिला है। फिर कापद गंदा सॉल है, उड़ीसा की है, डोंगरिया ट्राइब द्वारा बनाई जाती है, इसको मिला है।
फिर लांजिया सोरा पेंटिंग है, लांजिया ट्राइब द्वारा घर के बाहर पेंटिंग बनाई जाती है, इसको मिला है। कोरा पुट्टा काला राइस जीरा, इसको मिला है। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेहागढ़ ब्रिंजल, नेहागढ़ ब्रिंजल, नेहा से याद रखना कि नेहा है, उसको मिला है, तो नेहागढ़ एक ब्रिंजल है कि ठीक है। फिर ठीक है, फिर एक खजूरी गुड़ा है, इसको मिला है, एक स्वीट्स है उड़ीसा का। और फिर है धन के नाल मागजी, ये भैंस के दूध की मिठाई बनती है, इसको भी मिला है। तो ये जीआई टैग के बारे में था, जिससे उड़ीसा के 7 प्रोडक्ट को मिला है। बस नाम याद रखना कि इनको मिला, इतना बहुत है, एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा एक नेक्स्ट आर्टिकल जो है प्रसादम, ये देश का पहला हेल्दी हाइजीनिक फूड है, इसके बारे में है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो प्रसादम देश का पहला हेल्दी हाइजीनिक स्ट्रीट फूड है, इसको इनोग्रेट किया गया है, इसीलिए न्यूज़ की बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में अभी प्रसादम, जो कि क्या है, एक स्ट्रीट फूड है, इसका इनोग्रेट यानी इसको लॉन्च किया गया है, इसीलिए न्यूज़ में प्रसादम, जिसे हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा उज्जैन में लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में बात करें तो क्या होता है कि देखो, जो हमारे जो फास्ट फूड होते हैं, स्ट्रीट फूड, ये खाने से काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन हम शौकीन है फिर भी खाते हैं। तो अभी क्या हुआ है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि लोग भारत के जो अलग अलग फूड हैं उनको एंजॉय करें, इससे क्या टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, लोग एक दूसरी जगह जाएंगे, एक दूसरे के फूड के प्रति अवेयर होंगे, तो ये स्ट्रीट फूड है वो कोई नहीं खाए, कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो स्ट्रीट फूड हो हेल्दी हो, साथ ही साथ में हाइजीनिक हो, इस प्रकार का ये प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप ये प्रसादम को लॉन्च किया गया। अब ये क्या होगा, एक स्ट्रीट फूड होगा और इससे जो उसे मंदिर होते हैं, मंदिर के परिसर में बेचा जाएगा और इसमें हाइजीनिक और हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार से बनाया जाएगा ताकि हमारे साइड इफेक्ट ना हो, नुकसान ना हो इससे, ठीक है। अब ये बेचा जाएगा तो वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, लाइक वहाँ पर अगर बच्चे हैं उनके खेलने के लिए सुविधा मिलेगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, बैठने के लिए व्यवस्था होगी, आपके टॉयलेट वगैरह की और भी कई फैसिलिटीज़ होगी, ताकि लोग वहाँ पे जाए और इन्जॉय कर सके। इसे एक कॉम्प्लेक्स की तरह डेवलप किया जाएगा, ठीक है। प्रसादम स्ट्रीट फूड है, वहाँ को इसको एक कॉम्प्लेक्स की तरह डेवलप किया जाएगा, चीज़ समझ में आएगी। और यहाँ पर क्या है, लाखों लोग डेली पूजा करने के लिए उज्जैन में तो जाते हैं, महाकालेश्वर जी का मंदिर है वहाँ पर, तो लाखों लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वो भी इसे इंजॉय करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे लोगों एक दूसरे के टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को एक दूसरे के फूड के प्रति अवेयरनेस भी बढ़ेगी। इसे नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा लागू किया जा रहा है और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही इसमें फंड दिया जा रहा है। नेशनल हमारा जो हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन, उसके अंतर्गत इसे फंड दिया जाए। राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है उनको फंड दिया जा रहा है कि आप इस प्रकार से इसे लागू करो और जो स्ट्रीट फूड है उनको बढ़ावा दो, ताकि जो स्ट्रीट फूड है वो हेल्दी हो और हाइजीनिक हो, लोग इसको खाए तो साइड इफेक्ट न हो, ठीक है। अब इसे रेगुलेट कौन करेगा, इसमें फंड तो दे रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा फंड दिया जा रहा है, रेगुलेट करेगा फसाई द्वारा। फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई की फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो इसे इम्प्लीमेंट करेगी। कौन इम्प्लीमेंट या रेगुलेट कौन करेगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई से रेगुलेट करेगी। और इसकी बात करें तो ये फूड सेफ्टी, मतलब फसाई की बात करें, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई, ये क्या करती है, फूड से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड होता है उसे सेट करती है, किस प्रकार से फूड होने चाहिए, वो हेल्दी होने चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए और लोगों में साइड इफेक्ट ना हो, तो इसके लिए स्टैंडर्ड सेट करने का काम है वो फसाई द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है फसाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। अब एक बार नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में भी देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, इसका एम क्या है, इसका एम है जो हेल्थ सेक्टर है उसे इम्प्रूव करना और किसी भी प्रकार से हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रकार की हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन है उससे किस प्रकार से प्रमोट किया जाता है, इससे रिलेटेड ये काम करता है नेशनल हेल्थ मिशन। ये दो कंपोनेंट है इसके, एक रूरल नेशनल हेल्थ मिशन है, एक अर्बन नेशनल हेल्थ मिशन है, दो अलग अलग कंपोनेंट है इसके। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा अभी एक डेटा रिलीज किया गया है। इस डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट जो कुछ सालों में जितनी बीमारियां अभी नई आई है ना, जितनी भी डिसीज आई है ना, मतलब नई नई बीमारी आई, उनमें 75% बीमारियां हैं वो जेनेटिक डिसीजेज है। क्यों न्यूज़ में क्यों है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी जेनेटिक डिजीजेज के खिलाफ लड़ने के लिए एक सेटअप किया गया है और एक डेटा रिलीज किया गया है। इस डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट कुछ सालों में जितनी भी बीमारियां अभी आई है, नई नई बीमारियां जो भी आई है, उनमें से 75% बीमारी है वो जेनेटिक डिसीज है। अभी सर्वे क्या है और क्या कहना चाहता है,
देखो इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये हुआ है कि अभी देखो कोविड आया था, उससे पहले भी कई सारी बीमारी, टीबी है, रेबीज़ है, कोविड-19 ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ आई है। उसमें जो ज़्यादातर बीमारियाँ हैं ना वो रिलेटेड है जेनेटिक। अब जेनेटिक क्या होता है? ऐसी बीमारियाँ होती है जो इंसानों को भी हो सकती है और जानवरों को भी हो सकती है, ह्यूमन बीइंग को भी हो सकता है, एनिमल को भी हो सकती है। उसी बीमारी को जेनेटिक डिसीज़ कहा जाता है। जैसे कोविड-19 है, वो आपने सुना होगा चमगादड़ से आया था और इंसानों में भी फैल गया, तो ये जेनेटिक बीमारी होगी। टीबी है, रेबीज़ है, ऐसी बहुत सारी प्रकार की बीमारियाँ हैं, वो दोनों में हो सकती है। तो आपको क्या एक लिस्ट दी हुई है, ये सारी बीमारियों की लिस्ट दी गई है। तो सबसे पहले ये देख लेना कि ये बीमारी होती किससे है, मतलब वायरस से होती है, फंजी से होती है, ठीक है, किससे होती है पहले तो ये देख लेना, कोज कौन है, ठीक है। उसके बाद में ये जेनेटिक डिसीज है या नहीं है, मैंने दे रखी है मोस्ट ऑफ जेनेटिक है, तो इतना आपको ध्यान रखना नहीं है, ये सारी जेनेटिक है। बट एक रट लेना एक बीमारी का नाम, फिर ये किससे होती है और कैसे ठीक होती है, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं, ये सारा एक बार आप देख लेना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डीजी यात्रा एनरोलमेंट के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है कि यहाँ पर कुछ राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिले हैं। देखो क्या हुआ है, एयरपोर्ट पे अब जाते हो तो वहाँ पर एक ऐप होता है डीजी यात्रा नाम का, उसका यूज़ करके आप एयरपोर्ट पे फेशियल रिकॉग्नाइज के माध्यम से बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हो। तो अभी क्या होता है, आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना, तो सिक्योरिटी पर्सनल द्वारा आपके बिना अप्रूवल के, आपकी बिना अनुमति के आपका फेशियल का बायोमेट्रिक किया जाता है और डेटा कलेक्ट किया जाता है और इसके चेक इन में यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है ना, उसका उल्लंघन देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ में लिखा गया है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये देखने को मिला है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन देखने को मिला है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपका फेस का जो बायोमेट्रिक होता है उसका यूज़ किया जाता है और फिर आपकी एयरपोर्ट पर एंट्री करवाई जाती है। एक बार आपके फेस को रिकॉग्नाइज किया, फिर आपकी जो बोर्डिंग पास है उसको देख लिया, फिर आपको एक अलग लाइन से आगे बढ़ने को मिलेगा। बिकॉज की जो डीजी यात्रा वाले नहीं है उनके लिए अलग लाइन होती है, उनके लिए बहुत सारी जो चेकिंग प्रोसेस होती है। बट आपके लिए अगर आपके पास डीजी यात्रा है जो ऐप है, तो आप में पहले ही सारी डिटेल फिल कर रखी है, आधार कार्ड वगैरह है, आपकी फेशियल बायोमेट्रिक सारी फिल कर रखी है, तो आपकी फेशियल को बायोमेट्रिक के माध्यम से रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा और आपकी दूसरी लाइन से आपको जल्दी से आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, चेक इन करवा दिया जाएगा, जिससे आपकी टाइम बच जाएगा। अब ये है वो भारतीयों के लिए भी, इंडियन सिटीजन के लिए भी है और फॉरेन सिटीजन दोनों के लिए। फॉरेनर भी अगर इसे अप्लाई करता है तो उसके लिए भी ये है। अब इससे सारी जो डिटेल है ना वो एक ऐप में होती है, जो डीजी यात्रा नाम का ऐप है, उसमें सारी डिटेल होती है आपकी, ताकि आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। इसके 4 पिलर है, जो पैसेंजर है, एयरपोर्ट है, फ्लाइंग है और एरोप्लेन है, ये चारों आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसकी हेल्प से आप आगे जल्दी से बढ़ पाते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्कीम है, ये वॉलंटरी स्कीम है, मीन्स आपका इच्छा है, अगर आप चाहो तो डीजी यात्रा ऐप के थ्रू जाओ, आपकी इच्छा नहीं है तो आप वैसे ही जा सकते हो, जैसे नॉर्मल जाते। क्यों, कई लोगों को अपनी डेटा देना पसंद नहीं होता है, तो वॉलंटरी स्कीम है कि आप चाहो तो डेटा यूज़ करके जाओ और नहीं चाहो तो वैसे जा सकते हो, ठीक है। अब ये किसके द्वारा लागू की जाती है, तो डीजी यात्रा फाउंडेशन है, उसके द्वारा लागू की जाती है। और ये जो डीजी यात्रा फाउंडेशन है ना, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। डीजी यात्रा फाउंडेशन है, ये डीजी यात्रा ऐप को लागू करता है और ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फंडिंग कौन देता है इसकी? फंडिंग दी जाती है एयरपोर्ट्स के द्वारा। अलग अलग एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते हैं, उस टैक्स के माध्यम से इसे फंड किया जाता है और इसे कोई गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग नहीं दी जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम तो वही बताई, पायरेसी है, आपकी जो प्राइवेसी है, आपका जो डेटा है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसका मिसयूज़ भी हो सकता है। कई लोगों को डेटा पसंद नहीं है, राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा है, तो ये सब चीज़ें इसमें प्रॉब्लम आई। महत्व क्या, सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे टाइम कम हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है। साथ ही साथ जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है ना, वो इम्प्रूव हो जाती है, उसमें बढ़ावा आ जाता है कि आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी तुरंत देखने को मिलता है। सिक्योरिटीज़ जो है ना वो इन्हेंस हो जाती है, इन्हेंस सिक्योरिटीज़, मतलब आपकी मतलब जो भी आप जा रहे हो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ताकि क्योंकि पूरा डेटा प्रॉपर इस ऐप में सब कुछ दिया होता है, तो सिक्योरिटी में बढ़ावा मिलता है। तो ये सारे इसके सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बट ये थोड़ा प्राइवेसी का इश्यू है, ये है। अब डीजी यात्रा फाउंडेशन की बात करें तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। डीजी यात्रा जो फाउंडेशन है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये क्या करती है, इसे डीजी यात्रा सेंट्रल एसोसिएशन है या इकोसिस्टम है, उसके अंतर्गत ये आती है। मतलब डीजी यात्रा फाउंडेशन है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, डीजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम है, उसके अंतर्गत आते हैं। इसमें शेयर होल्डर कौन कौन है, इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी है और कोचिन एयरपोर्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारे एयरपोर्ट है जिसमें देखे रखे वो इसमें शामिल है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इसी एयरपोर्ट पर
बहुत सारे एयरपोर्ट पर जुड़ा हुआ है, बट इंडियन एयरपोर्ट ने इनके शेयर होल्डर है, इंडियन एयरपोर्ट ने इनमें पैसे दिए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम की बात हमने देख ली। फेशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। फेशियल टेक्नोलॉजी क्या होती, आप अपना फ़ोन है वो फेस के माध्यम से कैसे रिकॉग्नाइज करके फेस लॉक को अनलॉक करते हो, तो उसी प्रकार ये फेशियल टेक्नोलॉजी होती है जो फेस को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल डीजी यात्रा से संबंधित है। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है प्रेरणा प्रोग्राम से संबंधित। देखो क्या हुआ है, प्रेरणा एक एक्सपेरिमेंटल यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है, इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। 9th से 12th तक के स्टूडेंट होते हैं, 9th क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट, इनके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रेरणा एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। इसे लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया, एम क्या है, इसमें स्टूडेंट होते हैं उनमें लीडरशिप की क्वालिटी डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ में स्टूडेंट होते हैं उनमें, देखो पहले क्या होता है रट्टा, जो रट्टा किया आप कुछ भी रट लो और पढ़ लो, तो अभी जो रटने के आधार पर रटने को छोड़ के आपको रियल प्रैक्टिकल अनुभव करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी। इसी की तहत इसे लॉन्च किया गया, ये इसका एम है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, आपको रियल एग्जाम देना, प्रैक्टिकल एजुकेशन देना, ये इसका एम है। इसमें क्या होगा, 20 पूरे इंडिया से 20 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, पूरे इंडिया से 20 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें 10 बॉयज़ होंगे और 10 होंगी गर्ल्स। ये बच्चे होंगे 9th से 12th क्लास के होंगे। ऐसा नहीं कि आप भी सोच लो हम भी चले जाते, नहीं, 9th से 12th क्लास के बच्चे होंगे, 20, 10 लड़कियाँ 10 लड़के। इनको गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट की एक स्कूल है उस वहाँ पर भेजा जाएगा। वहाँ पर भेज के क्या किया जाएगा, भेजा तो जाएगा, तो वहाँ पर उनके साथ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाएगी, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ सिखाई जाएगी। क्या क्या सिखाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि हमारी क्या हेरिटेज वैल्यूज़ है, हमारी जो हेरिटेज साइट है वो दिखाई जाएगी, कुछ बेस्ट मूवीज़ है वो उनको दिखाई जाएगी, योगा सिखाया जाएगा, बेस्ट टेक्नोलॉजी उससे अवगत करवाया जाएगा, और भी इनको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाएगी ताकि वो रियल लाइफ में उसका यूज़ कर सके और उनको बेनिफिट हो। ठीक है, योगा है, मूवीज़ है, एंशियंट कल्चर है, हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। और ये लागू कौन करेगा, ये कैरिकुलम किसने तैयार किया है, तो कैरिकुलम तैयार किया है IIT गांधीनगर के द्वारा, ये सारा कैरिकुलम तैयार किया गया है। इसमें 9 वैल्यूज़ है वो इनकलकेट किया जाएगी, जो बच्चे होते हैं विद्यार्थी उनमें 9 वैल्यूज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, डाला जाएगा। कौन कौन सी 9 वैल्यूज़ है आपको याद तो नहीं ना, कि एक बार नज़र मान लेना, जैसे स्वाभिमान है, साहस है, शौर्य है, सेवा है, कर्तव्य है, नयाचार है, नवाचार है, ये सारी जो वैल्यूज़ है वो बच्चों में इनकलकेट की जाएगी, बच्चों को इन सब से अवगत करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि ये हमारी वैल्यूज़ है जो हमारी हिस्ट्री से जुड़ी है, जो हमारी कल्चर से जुड़ी हुई है। तो ये पूरा आर्टिकल प्रेरणा लर्निंग प्रोग्राम से संबंधित थी। अब जो आज के क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, और कल हमने क्वेश्चन पूछे उसको भी एक बार देख लेते हैं। कल के लिए आपके क्वेश्चन है वो एक तो रेबिज से संबंधित है, ट्रू फॉल्स में आपको देना है, एक सिमलीफाइल की चटनी के बारे में, और ये पढ़ चुके हैं जन औषधि केंद्र के बारे में, ये भी पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, यस्टरडे के हमारे क्या क्वेश्चन थे, एक था जल्लीकट्टू के बारे में, इसे राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, नहीं गलत है, इसे किया जाता है तमिलनाडु में सेलिब्रेट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इंडिया आउट कैंपेन मॉरिशस नहीं मालदीव से, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और डीजी यात्रा अभी हमने देखा, डीजी यात्रा है वो गवर्नमेंट के द्वारा फंड नहीं किया जाता है, एयरपोर्ट के द्वारा फंड किया, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रेरणा प्रोग्राम से संबंधित, इसे एक बार आप देख लेना। जैसे हम पढ़ ही चुके हैं कि इसमें 20 स्टूडेंट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये लागू किया जाता है, इसमें बहुत सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, और फिर ये कल के लिए एक बार ये देख लेना, जन औषधि केंद्र से संबंधित ये आप पढ़ के आना, इसको भी देख लेना। वॉइस क्लोनिंग के बारे में इसे भी देख लेना। फिर ऑपरेशन पवन है, ये भी देख लेना आप, कल के बारे में एक बार देख लेना। ठीक है, मार्कोस कमांडो से संबंधित ये ऑपरेशन है। ठीक है, मरीन कमांडो तो उन्होंने चलाया था। ऑपरेशन पवन को तो देख ही लेते हैं, तो ऑपरेशन पवन है वो श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ चलाया गया था, और इसे मार्कोस के द्वारा चलाया गया, तो ये सही है। ठीक है, अब एक बार मार्कोस के बारे में भी देख लेते हैं। मार्कोस क्या है, मार्कोस मरीन कमांडो है। ठीक है, ये सीक्रेट ऑपरेशन है, ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनको बहुत ही तीव्र करना होता है, तेज करना होता है और सीक्रेटली करना होता है, वहां पर ये मार्कोस को काम आते हैं। इसे 1987 में बनाया गया था, NSG ने इसकी हेल्प करी थी। ठीक है, तो NSG की हेल्प से बनाया गया था। ये सी, एयर, लैंड तीनों जगह ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका मोटो क्या है, मोटो है फ्यू फेयरलेस, कुछ ही है बट फेयरलेस है, डरते नहीं, फियरलेस है, फ्यू बट फेयरलेस, ये इसका मोटो है। ठीक है, और इसने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए हैं, केटस ऑपरेशन जो मालदीव में चला था, ये ऑपरेशन के नाम याद रखना,
केटस ऑपरेशन, मालदीव में क्यू हो गया था, वहाँ की सरकार को हटा दिया गया था, तो ये केटस ऑपरेशन वहाँ है। फिर ये लीच है, इंडिया म्यांमार के बीच में वो चलाया गया था, वहाँ पर जो हथियार लेके चलते थे। तो वो पवन है, वो लिट्टे के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, ये इसका आंसर था। 26/11 का जो हमला हुआ था वहाँ है। फिर यमन में एक वहाँ के जो सिटीजन थे, जो इंडिया के सिटीजन यमन में फंस गए थे, उनको लाने के लिए राहत ऑपरेशन चलाया गया था। ये सारे ऑपरेशन इनके द्वारा चलाए गए थे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।